शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा हिकमत और दानाई वाला है। और बेशक ज़मीनों और आसमानों पर उसी की बादशाही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट रिजवान शाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र। नाजरीन, कुछ मसरूफियात की वजह से मैं 4-5 दिन मैं भी प्रोग्राम नहीं कर सका। उसके अलावा फैजल साहब अपनी निजी मसरूफियात में थे और उनका आपको पता है कि कुछ आंखों का इलाज था, तो उस सिलसिले में भी फैजल साहब हमारे साथ मौजूद नहीं थे। अब भी सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है और अब शाम के ऊपर बागियों का कब्जा है। बागियों का कब्जा क्या है वो अभी हम डिटेल में बात करते हैं कि बशारुल असद शाम से जो है वो जा चुके हैं। और अब ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक बशारुल असद इस वक्त रशिया में हैं और उन्होंने वहाँ पर पॉलिटिकल असाइलम भी ले लिया है, जिसका रशियन न्यूज़ एजेंसी टास ने जो है मतलब उसकी तस्दीक कर दी है। नाज़रीन, बड़ी आपको एक अजीब बात बताता हूँ कि 7 तारीख को फैसल साहब की एक स्टेटमेंट आई थी जिसके ऊपर मैंने आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल का इमेज भी आपके सामने अभी नज़र आ जाएगा और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में उस आर्टिकल का आपको लिंक भी होगा। आप उस पर से भी वो आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें इन्होंने पहले फरमा दिया था कि आज जो हम देख रहे हैं वो उन्होंने 7 तारीख को फरमा दिया था। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं ज़रा कुछ आपसे प्रोग्राम शुरू करने से पहले बात करना ये चाहता हूँ कि अब नेतन्याहू का एक बयान आ चुका है जिसमें नेतन्याहू ने कहा है असद का खात्मा हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ हमारी कार्रवाई का बराह रास्त नतीजा है। अब मशरक़ वस्ता के लिए एक तारीखी लम्हा है, एक तारीखी दिन है। ये सकूत असद के अहम हामी हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ हमारी ज़बरदस्त कार्रवाई का बराह रास्त नतीजा है। तो इससे बात साबित हो गई कि तमाम फवायद जो जिस पर अभी लोग बशार अल असद के जाने पर बहुत सारे लोग खुशियां भी मना रहे हैं, जश्न भी मना रहे हैं, तो उनको अब समझ आएगी कि ये बेसिकली इसके पीछे क्या महरक़ात थे और क्या चीज़ें थी और उसमें तुर्की का क्या किरदार था। और अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर हम देखते हैं कि मशरिक़ वस्ता किस तवाज़ुन पे जा रहा है। और इसके लिए हमने मदऊ किया है फैसल साहब को, ब्रसल से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। आलमी तजिया निगार हैं और इनकी बड़ी अहम बातें होती हैं और आलमी मीडिया इनकी बातों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो ध्यान देता है और इनकी बातें बाद में बहुत ज़्यादा समझ आती हैं लोगों को। उसके अलावा एक आखिरी बात ये, फैसल साहब आपकी बात शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त माउंट हेरमन के ऊपर भी इसराइली फोर्सेज आ चुकी हैं और वो जितने भी उनके इलाके हैं उसको कंप्लीट घेर लिया गया है। जी आप फरमाएं, आपके आपने तो 7 दिसंबर को बता दिया था अपनी स्टेटमेंट के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आपको और आपके नाजरीन और कायरीन की खिदमत में ये सलाम अर्ज। वालेकुम। और इंतहाई माजरत कि मैं मेरे असल में 2 रोज़ कबल मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, एक आंख का, और अभी दूसरा नेक्स्ट वीक में होगा। तो उस वजह से मैं मजबूर हूँ कि ये चश्मा मेरे और आपके दरमियान जो है आए लड़ेगा। बहरहाल देखिए, जो आपने अपने इंट्रो में जो बात कही, ये बड़ा अफसोस का एक मकाम है। मुस्लिम उम्मा तो पता नहीं, शायद मैं नहीं अब कहता, मैंने कहना ही छोड़ दिया है, क्योंकि मुस्लिम उम्मा तो आज तक मुझे कहीं नजर ही नहीं आई। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपको भी शायद अगर शाह साहब की मुलाकात हो तो मेरा सलाम उनसे जरूर कहिएगा। जो कुछ भी हुआ है ना, ये बड़ी तबाही और बर्बादी की अलामत है। देखिए, आपको याद होगा 2002 में 11 सितंबर के बाद नेतन्याहू जो है वॉशिंगटन गए थे। और वॉशिंगटन में उन्होंने ये बात उस वक्त कही थी, ऑन रिकॉर्ड है ये बातें। मतलब अब तो बाद में जो जो पेपर लीक्स होते हैं यूनाइटेड स्टेट के, उसमें भी आ चुकी है कि उन्होंने जाकर वहां कहा था कि हर सूरत में सद्दाम हुसैन की हुकूमत को गिराया जाए। और सद्दाम हुसैन की हुकूमत को इसलिए गिराया जाए, वो कहते हैं कि जब हम मैनेज करेंगे, मैनेज जो था मतलब मिडिल ईस्ट को, या दूसरे अल्फाज में बहुत से लोग नहीं समझते, ग्रेटर इसराइल अगर आप कह लें, या ग्रेटर मैनेज, मैं से उसको जी। कहता हूँ हाँ मैनेज ऑफ मिडिल ईस्ट जो है, मतलब वहां पे जो है ना, मैनेज ऑफ मिडिल ईस्ट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वहां पे जो बात हुई है, ये ग्रेटर इसराइल हम अपने लिए कहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जरा ये जब मैनेज होगा मिडिल ईस्ट, तो उसमें यह है, हमें कुछ हिस्सा इराक का भी चाहिए होगा और कुछ हिस्सा हमें शाम का भी चाहिए होगा, और बाकी जो है वो फिर नेक्स्ट है। मतलब उनका कि प्रायोरिटी पे हमारा ये है, जी, गजा के साथ लबनान का साथ। भी। जी जी। हाँ, मतलब ये प्रायोरिटी पे दो थे, और लबनान के उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि इसमें ये होगा कि एक तो इसराइल को जो हमेशा की प्रॉब्लम रहती है, जो इधर से हमलावर होते रहते हैं, ईरानी ईरानी ही लड़ रहे हैं ना बेसिकली। अगर देखा जाए तो हम जिनको शिया कहते हैं वही मतलब डिफेंस कर रहे थे ना फलस्तीन का।
और हमास का तो बाकी तो और कोई कर नहीं रहा, जबानी जमा खर्च तो सब करते हैं। बहरहाल, तो वहां पर उन्होंने कहा कि जनाब ये कर लिया जाए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप देखें कि उन्होंने ममनुआ हथियार का इल्जाम लगाकर वहां जंग लड़ी, और वो जनाब सब कुछ सारे मामलात हो गए। और उसके बाद हुआ कि डाउनफॉल हुआ, और साथ ही आपको बताया कि वो बाद में उसके फौरन बाद ही कुछ दिनों बाद जो है प्लान बना, और ओबामा साहब जो है दाखिल होने घुसा दी उन्होंने अमेरिका में की फौजें। लेकिन उन्हीं उसी दौरान ये हुआ कि रशिया आ गया बीच में। जब ये प्यूटन कूदे वहां पर, उन्होंने बशर अल असद को जब बचाया, और रशिया की जाहिर है उस वक्त ही बड़ी ताकत थी, तो वो सेव हो गए। अच्छा, अब उसके बाद ये हुआ कि जनाब वो मामला उनका नहीं चला। लेकिन बहरहाल तय तो उनका था, ये प्लान तो उनका था कि भाई हमने क्या कहते हैं कि मैनेज करना होगा, जब अपने जाएंगे हम मिडिल ईस्ट के मैनेजमेंट की तरफ, तो हमें हर सूरत में इसका चाहिए था। तो हम तो ये शुरू से रोजाना कहते रहे, सालों से मैं कहता रहा हूँ कि शाम की बारी जरूर आएगी। और वाजिब भी नजर आ रहा था कि शाम के लिए क्यों क्यों लेना चाहते हैं। गोलान की पहाड़ियां जैसे भी आपने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जो हाल ही में जो इस वक्त गजा के ऊपर जो हमले हुए थे, उसके अंदर तो आपको फिर पता है कि सारा क्या मामला हुआ। तो सवाल ही पैदा है कि जिस वक्त वो अमेरिका वहां पे घुसा ओबामा के साथ, तो वहां पे जनाब वो एक तो आ गए अपना प्यूटन साहब, और दूसरा वहां पे खाना जंगी हो गई। उस खाना जंगी में अमेरिका हुआ ट्रैप, अमेरिका वहां से निकल के भाग गया। फिलहाल उसने अपने अड्डे अड्डे बना लिए छोटे से, लेकिन उसने आप किया समझे कि निकल लिया जाए। हम्म। तो अब ये तो चीज एक तयशुदा थी कि यहाँ पर वो उन्होंने आना है। अब ये सारा मामला जो हुआ है सारा हुआ, और आपके सामने अब देखें जो कुछ भी बड़ी लंबी तफसील है। तो अब ये जो डाउनफॉल हुआ है, तो इसके अंदर बड़ा अफसोस की बात यह है कि हुआ तो जब ये था कि जब वहां पे रूस आ गया, और कहीं ना कहीं ईरान भी आ गया। ईरान इसलिए आया था कि आपको तो वहां पे अहले तशी का एक अच्छा खासा वहां पे एक उनकी आबादी है, तो वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आई। तो अब बुनियादी तौर पर मैं तो ये समझता हूँ कि वहां पे तो होना ये चाहिए था कि मुस्लिम अगर ममालिक हैं, अगर कहीं एग्जिस्ट करते हैं, अगर सही मानों में अगर हैं मुस्लिम मुस्लिम ममालिक, तो उनको चाहिए था कि बैठ के उस वक्त रशिया से बात करते, रूस के साथ अच्छी तरह सेटिंग हो सकती थी कि भाई आपने शाम को तोड़ने से या टूटने से बचा लिया। क्योंकि जैसे हमेशा कहता हूँ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी मौजूद है कि भाई शाम जब टूटेगा या शाम पे मुसीबत टूटेगी, तो ये बात तो एक रोजे ये रोशन की बिल्कुल तरह है वो उससे दुनिया। हदीस मुबारक है कि अहले शाम की तबाही उम्मत मुस्लिमा की तबाही होगी। एग्जैक्टली, तो ये तो मतलब एक रोजे रोशन है ना आपके लिए, तो एक मतलब एक स्टार है, चमकता हुआ सितारा है आपके सामने, ये उनकी हदीस तो है। तो ऐसी सूरत में तो मुसलमानों को चाहिए था कि जनाब ये दौर हमारे पर आने वाला है, हमें बता भी दिया गया है, तो क्यों ना हम जो है इसके लिए कम से कम मुसलमानों को नुकसान हो, हम इकट्ठे हों। लेकिन कोई इकट्ठा नहीं हुआ। सोच वहां पर यही थी कि जनाब वो ठीक है, ईरान ईरान है वो शियत, और अभी जो सारा मामला हुआ है उसके अंदर भी पीछे कहीं ना कहीं यही एक सोच रही है। अब आप देखें ना वहां पे तुर्की ने जो रोल, जैसे जो इतलात वहां से आई है बराबर, वो इतलात यही है कि वहां पे उनकी फौज के अंदर और सब जगह जितने भी है ना कहीं इसराइल ने अपने बंदे पेनिट्रेट कर दिए थे। और उनकी पेनिट्रेशन के अंदर हर जगह जो है तुर्की ने इनकी बड़ी मदद की है। अब तुर्की की स्थिति पता नहीं, शायद वो हो सकता है वो कहते थे कि पीकेके को वहां सपोर्ट ना मिले, क्योंकि पीकेके के मामले के अंदर जो है वो बशर अल असद कहते थे कि भाई मेरे पास अभी इतनी पोजीशन नहीं है कि मैं इनको मतलब यहाँ से उनसे लड़के निकालूं। तुर्की की कोशिश ये थी कि पीकेके को वो निकालें। अब वो कहते हैं अगर मैं पीकेके को निकालता हूं तो मेरे पास यहाँ अंदर फसाद हो सकते हैं। तो बहरहाल कुछ ऐसे उनके अंदरूनी मामला थे, और रूस ने बहरहाल इस मामले को कवर किया हुआ था। लेकिन जब यहाँ पे मामला हुआ, और जब उन्होंने देखा कि रशिया को जब यूक्रेन के साथ उलझा दिया गया, तो अमेरिका ने बोला ये तो बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि वहां पे आपको पता है कि वो तो मौका उनको मिल नहीं रहा था रशिया को। उन्होंने उठा के यहाँ पे रशिया के खिलाफ महाज खोल दिया, और उस महाज खोलने के अंदर इसराइल और तुर्की और जो अमेरिकन सपोर्ट की जितने भी जंगजू तंजीमें हैं। अब गो के ओबामा वो सॉरी आपके वो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हमारी जंग नहीं है, बिलाशुबा वो जंग उनकी नहीं है, वो उनकी जंग नहीं है। लेकिन उनके जो मैसेंडरीज हैं, या जो उनके जो अमेरिका के जो लोग लड़ने वाले थे, जो कि बाइडन इंतजामिया ने जो वहां छोड़े हुए थे, ये सारे के सारे एचटीएस वगैरह, ये एचटीएस जो है, ये जो तहरीक जो वहां पे इस वक्त लड़ रही है वहां पे, ये कौन है? ये बेसिकली दाइश की दूसरी तंजीम है, दाइश के पार्टनर थे वो। दो जो दाइश के एचटीएस दाइश की पार्टी थी। अब वो चूंकि मार काट करते थे, खून रेजी करते थे, बहुत ज्यादा हॉरर किस्म की उनकी एक्टिविटीज होती थी, तो इन्होंने जरा उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली। तो तो अभी बाकी तो सारे के सारे लोग। यहाँ पर भी आपकी बात बिल्कुल सही है। तो अभी होल्ड हम यही समझें कि इस वक्त शाम के ऊपर दाइश की एक जैली जी जी बिल्कुल। तंजीम का होल्ड है। बिल्कुल शाम की जो है मतलब दाइश की एक जैली तंजीम है, और दूसरे जो जंगजू ग्रुप हैं वो भी सारे के सारे हैं। और वो सब के सब जो है मतलब इंतहा पसंद है। अब ये होगा कि शाम तकसीम हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, जो आप जैसे आपने कहा है कि वो गोलान की पहाड़ियां वो तो अब चली जाएंगी, और जो प्लान ही इसराइल का ये था
अब वो इसराइल, जब गोलान की पहाड़ियां अगर इसराइल के पास आ जाती हैं, तो आपको पता है कि वहां से जो हमेशा ईरान सपोर्ट करता था फलस्तीन के हवाले से, हिजबुल्लाह के जरिए जो वहां पर एक सपोर्ट जाती थी, हिजबुल्लाह लिबनान को भी वहीं से जाती थी, क्योंकि देखिए ईरान का तो बॉर्डर नहीं मिलता ना इसराइल के साथ बराह रास्त, जी तो वहीं से मतलब फलस्तीन का दिफा करते थे। तो बुनियादी तौर पर फलस्तीन के दिफा को तोड़ा गया है ना। तो जी ये क्या मुस्लिम ममालिक को नजर नहीं आ रहा था? ये ओआईसी वगैरह देखे ना, कितने दिन हो गए अभी ये बैठ के वहां पे बातें कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर जैसे ही ये मसला मसला शुरू हुआ था, जैसे ही पेशकदमी शुरू हुई थी, आपको पता है ना, ये भी 4 5 6 इसी हफ्ते की है ना कहानी, हफ्ते 10 दिन की बात है ना। तो जी जैसे ही ये पेशकदमी शुरू हुई थी, जब पता लगा था कि मगरिब ने मूव करना शुरू करवा दिया है और इसराइल ने पेनिट्रेशन करके वहां पर इसका एक मूवमेंट शुरू करा दी है टुवर्ड्स सीरिया, तो ओआईसी का हंगामी इजलास क्यों नहीं बुलाया गया? कहाँ है ओआईसी? आप समझ रहे हैं? तो ये बुनियादी तौर पर मुसलमानों के जो फरोई इख्तलाफात है, जिसकी बुनियाद के ऊपर सकूत बगदाद हुआ, जिसकी बुनियाद के ऊपर लिबिया गया, जिसकी बुनियाद पर सकूत काबिल हुआ है, काबुल भी इसी के चक्कर के अंदर था, वो अहमद शाह मसूद का चक्कर और इसका चक्कर और उसका, सारी चीजें आपको पता है। लेकिन उसके बावजूद जो है हमारी मुस्लिम दुनिया जो है, पता नहीं उनके अंदर अभी तक कोई सोच ही नहीं है। और आज आप देख रहे हैं कि वो सारे का सारा उनके हाथ से निकल गया। और अब ये होगा, मैं आपको पहले बता दूं, जैसे आपने कहा है कि ये खुश हो रहे हैं, ये खुश ना हो, और तुर्की को भी रोना पड़ेगा। ये आज आपको बात बता रहा हूं, मैं पीकेके नहीं रुकेगी, आज आपको मैं खबर दे रहा हूं। यहाँ पे कुर्दिश के कुछ लोग हैं, उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि हमने, हमारी सबकी जो है ना, वो कहते हैं चाल कामयाब, ये खुश था, अब बशर असद को हटा दिया। लोगों को पता होना चाहिए, एक जमाना था कि बशर असद और ये तैयब उर्दगान की फैमिली साथ उठते बैठते थे, लोग साथ, उनका खाना पीना था। लेकिन सिर्फ अमेरिका को खुश करने की खातिर ये तुर्की ने काम किया है, इसमें कोई शक नहीं। आपको पता है कि रशिया के साथ बड़े अच्छे मामला जो है तुर्की के चल रहे थे, और आपको पता था कि रूस जो है, नेटो ने पूरे तरीके से एक अटैक किया हुआ था, और पूरे नेटो के जो फिनलैंड है और जो स्वीडन है, वो एक बहुत बड़ा फ्रंट था वहां से, मतलब जिससे कि रशिया जो है मतलब मूव कर सकता था। लेकिन तुर्की ने वहां पर भी जो है अमेरिका की को खुश करने के लिए, नेटो को वहां पे उन्होंने, इनको दाखिले के लिए स्वीडन को और फिनलैंड को उन्होंने एनओसी दिया। और आपको पता है एनओसी किस किस बुनियाद पे दिया है? मैं पहले ही बता चुका हूं, या फिर आपके गायरीन को बता दूं, जस्ट फॉर F-16 के लिए, जी और अमेरिका को खुश करने के लिए। तो ये मुस्लिम दुनिया का ये हाल है, मुस्लिम दुनिया के रहनुमा को, ये तो खुद मुसलमानों के पीठ में चुरा घोंपते हैं। तो अब ये जो है, मैं आपको बता दूं कि अब जो मैनेज करने का जो प्लान था मशरिक वस्ता का, वो इस मूवमेंट के बाद ये शुरू हो चुका है। ठीक है। अच्छा, फैसल साहब, हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका का दोहरा म्यार और इसराइल को नवाजने के चक्कर में अमेरिका ऐसे ऐसे काम कर रहा है और अपने आप को ऐसा एक्सपोज कर रहा है इस मिडल ईस्ट पर कब्जे के लिए कि मोहम्मद अल जवलानी जो अभी शाम के अभी नए जिन्होंने अब क्यादत संभाली है, तो वो तो अबू खुद अबू मोहम्मद अमेरिका अल को। जवलानी। जी अबू मोहम्मद अल जवलानी। जी जी, जवलानी उन्होंने क्यादत संभाली है, तो वो हैरान कुन बात यह है कि वो तो खुद अमेरिका को मतलूब थे, उन पर तो अमेरिका ने कितने लाख डॉलर का इनाम रखा हुआ है। तो ये दौरे में यार क्या है अमेरिका के? देखिए ना, वो तो आपको पता है कि ये तो अमेरिका का शुरू से दोहरा म्यार रहा है। वो जिससे चाहे काम लेता है, काम लेने के बाद जब उसका मतलब निकल जाता है अपने मफादात के तहत, वो उनको खत्म भी करवा देता है। और जब देखता है, अब अगर वो उस वक्त अबू मोहम्मद अल जवलानी अगर कहीं अमेरिका के हाथ लग जाते, तो अब तक इनका काम उतर चुका होता। लेकिन चूंकि वो गायब है, और अब अमेरिका को दोबारा जरूरत पड़ गई, तो अमेरिका इनको फिर दोबारा इस्तेमाल कर रहा है। तो ये तो अमेरिका की शुरू से आदत एक रही है, तो अमेरिका की एक बहुत पुरानी रिवायत रही है, अमेरिका की और इसराइल की। अब देखे ना, ये जो इसराइल ने आज, जो अब आपको पता है इसराइल ने बरह रास्त हमले शुरू कर दिए हैं। इस वक्त जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, मेरी बात करने के शुरू करने से तकरीबन पौना घंटे पहले मेरी अभी बात हो रही थी लेबनान में एक साहब से, जो वो रिटायर्ड हैं एनालिस्ट हैं डिफेंस के। वो बता रहे थे कि तकरीबन काफी जो है ऑक्युपाई कर लिया है उसने, रशिया ने, सॉरी इसराइल ने। और अब उन्होंने जो है कहीं कहीं जो है मतलब जो बागी वहां पर हैं, उनको कहा है कि आप जाएं और जाके आप जो रशियन जो वहां पे हैं, मतलब तंसीबात वगैरह हैं, उनको भी आप मतलब हेड करें, और अगर आपको उसकी जरूरत होगी तो हम आपको मदद करेंगे इसको। तो ये तो अब आप देख लें, इसका मतलब है कि इसराइल ने तो पहले माहिदा किया था, आपको याद है? ये जो माहिदा हुआ था शाम के साथ और लेबनान की जो जंग वगैरह, उससे तो माहिदा था ना इसराइल का। तो इसराइल ने माहिदा तोड़ा। तो माहिदे तोड़ना, और माहिदे तोड़ना इसराइल की और अमेरिका की, ये तो इनकी रिवायत रही है।
ये धोखा भी बल्कि करते हैं, ये इस्तेमाल भी बल्कि करते हैं, लेकिन यही हमें बात जो मैं बल्कि आपसे कह हमें रहा था ये कि बात कहना चाहिए मुस्लिम दुनिया की समझ में क्यों नहीं बल्कि हमें ये कहना चाहिए तमाम मुनाफिकीन और कुफार की ये एक खसूसियत है कि वो मायदे करते हैं और मायदों से मुकर जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये हो जो इसीलिए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है और कहा है कि तुम यहूद और निसारा पे भरोसा ना करो। ये जी। इसकी वजह क्या है? ये तो हम बार बार देखते आ रहे हैं ना, ये आज ही की बात तो नहीं, ये हम तो बहुत, मैंने आपसे कहा ना कि हमने तो सकूत बगदाद में भी देखा, हमने सकूत लिबिया के अंदर भी देखा, क्या हुआ था लॉकरबी के अंदर, क्या क्या सारे मामला थे। मतलब हमारे पास, मैं आपसे कह रहा हूँ कि बदकिस्मती ये है कि जो मुस्लिम दुनिया या पता नहीं मुस्लिम उम्मा पता नहीं किधर है, इन्होंने आज तक सिवाय जो है कोई काम नहीं किया। कोई मुसलमानों के पास कोई थिंक टैंक नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास। ये सिर्फ जो है अरब शहजादे मुसलमान ममालिक जो है पूरा मशरिक वस्ता के जितने हैं, ये सिर्फ अपने अपने इख्तिदार को बचाने की खातिर जो है ये अमेरिका के और क्या कहते हैं मगरिब के जो है ये पैरों में गिरे रहते हैं। अगर अब वो देखे ना इनकी वो किधर है वो फौज, वो जो इन्होंने सऊदी अरब ने जो फौज बनाई है, मतलब मैं तो खुलकर कहता हूँ ना, मैं मतलब कोई, अब बहुत से लोग कहते हैं फैसल साहब आप पता नहीं शिया हो गए, जैसे आज पता नहीं किसी ने इमरान के लिए भी कह दिया था, इमरान खान के वो भी शिया हो गया। अब सवाल ये बताता है कि यहाँ अगर किसी की हक बात करते तो लोग फौरन आप पे फतवे लगा देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने आज तक जितनी स्टडी की है आलमी सतह के ऊपर, जो मैं पहले भी दौरे करता रहा हूं जहां कहीं भी, मैंने एक बात ये देखी है कि अगर मुसलमानों के लिए अगर दिफा के अंदर कभी किसी ने अगर आवाज उठाई तो वो ईरान है। आज तक कभी किसी ने कोई एक शक भी कभी मतलब कभी, कोई शक इसमें कोई शक नहीं है, मैं मानना पड़ेगा, हम सुन्नी है, मैं कट्टर सुन्नी अब्दुल अकीदा हूं, लेकिन बात करने में नहीं घबराता। जो है सो है। और आप देख लें आज भी जो कुछ हुआ है ये हुआ है। अब देखिए काबुल हो गया, काबुल के बाद अब ये सिलसिला हुआ है, और ये मामला मैं आपको बता दूं आपके इस उसके जरिए, ये बात मैं कई सालों से कर, ये मामला अब रुकेगा नहीं। ये मामला लेबनान जाएगा, ईरान जाएगा, और फिर पाकिस्तान भी आएगा, और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के अंदर इसकी जो है फजा जो है हमवार हो चुकी है। अगर देख लें, देखिए ना, मैं आपको एक छोटी सी, लोग जो कहते हैं अगर नहीं हो सकता पाकिस्तान में, ये जो वहां पर जो अब कबीले जो आए हैं, ये जो अल जवानी वाले की जो है ग्रुप है, दूसरा तीसरा, ये सारे ग्रुप्स हैं। और ये ग्रुप क्या है पाकिस्तान में भी है, बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान भी इस वक्त पाकिस्तान ग्रुपिंग में है, सियासी जमातें नहीं है, सियासी जमात ऐसी नहीं होती से आपको पता है, आपने देखा है यहाँ हॉलैंड के अंदर भी, बर्तानिया में भी, सब जगह सियासी जमातें होती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं, उनका सदर आता है, इख्तिदार में आ जाता है, उसके बाद इख्तिदार खत्म हो जाता है, कुछ दिनों बाद वो जमात रहती है लेकिन सदर चेंज हो जाता है। वो सियासी जमातें होती है, लेकिन जहां हमेशा वही आदमी रहे, बाप ही रहे बेटा भी रहे, वो सियासी जमात नहीं होती, बेसिकली वो ग्रुप्स होते हैं। आप समझ गए? तो ये भी इस वहां पे भी ये ग्रुप्स हैं और बड़ी पाकिस्तान में भी बड़ी ग्रुप अहम है। बड़ी अहम आपने निशानदेही की है। अच्छा फैजल साहब, ये तो है अभी सूरत हाल। एक्चुअली सूरत हाल तो अब तकरीबन सारों को ही पता चल गई है। ठीक है, आपने मजीद उसको उसमें काफ़ी इंसाइट्स हमें फराहम कर दी हैं। अब हमें इस वक्त ये समझाएं कि शाम के ऊपर बागियों के इस कब्जे के बाद फलस्तीन की, ईरान की, हिजबुल्लाह की, हमास की क्या सूरत हाल है? देखिए जी, इस वक्त मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो इंतहाई अफसोस का साथ मैं कहूंगा कि आज जब सकूत बगदाद के बाद आप फलस्तीन की आज़ादी को भूल जाइए, ये आप लिख लें मेरे पास। अल्लाह की तरफ से कोई मुआजिजा हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये आज आप बात लिख लें कि आज़ादी फ़लस्तीन को आप भूल जाएं। और आज़ादी फ़लस्तीन की कब्र में, या जिसे कहते हैं ना ताबूत में, अगर किसी ने कील ठोकी है तो उसमें आपके तुर्की का सबसे बड़ा हाथ है। तुर्की, अगर आप यकीन करें, तुर्की अगर इसमें शामिल ना होता, तुर्की अगर डट जाता, तुर्की एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो कि अच्छी खासी बड़ी फौज रखता है, अगर तुर्की इस मामले में डट जाता तो आप यकीन करें कि तुर्की के साथ मजीद कोई ना कोई मुस्लिम ममालिक जरूर आते, और रूस का जो है ये हाथ मजबूत करते, और यहां से कभी भी इन बागियों को नहीं घुसने दिया जाता। लेकिन अफसोस कि ये हो गया। जैसे आप कह रहे हैं कि अब क्या होगा, तो मैं आपको वाज़ेह बता दूं कि फलस्तीन की आज़ादी का कोई मुस्तकबिल नहीं है। अब खतरात ईरान के लिए भी हो गए हैं। अब ठीक है, रूस का तो कुछ नहीं होगा, अभी मैंने ऐसे बताया कि रूस के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए, हो सकता है अब रूस नेगोशिएशन कर ले इनके साथ। नतन अब बात जो कुछ ही बता दूं मैं आपको, अब ये जो इधर उधर जो बातें कर रहे हैं ना, वहां पर बैठ के दोहा के अंदर, वो कतर भी है वहां पे, और फलाना भी है फलाना भी है, असल में वो सब बेकार है, वो कुछ नहीं है। वो मैंने आपसे कहा ना, ये बातचीत अब कुछ कोई इसका कोई फायदा नहीं है, वो सब जैसे कहते हैं ना कि वो टाइम पास करने की बातें। जो भी अब निगोशिएशन होगी ना, वो इसराइल के साथ होगी। हम्म। आउट है सब, ये आप लिख लें, सब आउट है सब इस वक्त। शाम के अंदर अगर किसी ने कोई भी नेगोशिएशन करनी है तो वो इसराइल के साथ होगी, और इसराइल ही अब बताएगा अगर रशिया को वहां रखना है। अगर रूस अब देखिए बात कर लेगा, जब देखिए जाहिर सी बात है ना, रूस ने देखा जब मुस्लिम ममालिक, सुन्नी ममालिक ही उसका साथ नहीं दे रहे, इतना बड़ा, जब जैसे मैंने कहा ना कि ओआईसी का अगर इजलास होता फौरी तौर पर, तो आप क्या समझते हैं कि रूस हरकत में नहीं आता? आप ट्रंप का बयान देखें, ट्रंप ने क्या कहा, उसने कल
ट्रम्प जी ने एक बयान और आया, उसने कहा कि रूस ने इनको डंप किया है। जी माइट भी, मेरे पास फिलहाल इसका इस किस्म की कोई नहीं है, मेरे पास अभी सिफारती जराये से कोई इसकी तस्दीक नहीं है, बट माइट भी कि ये सही होगा, इसलिए कि मैं मुसलमान मुल्कों की मैंने कोई मूव नहीं देखी। वरना जी। अदरवाइज जैसे मैंने पहले कहा, फौरी तौर पर ओआईसी का अगर इजलास होता, आप यकीन करें कि मामला रुक सकता था। हम्म। तो मतलब ये तो फिर अब वाजे हो गया कि ये एक बहुत ही बड़ी साजिश के तहत एक बहुत बड़ा ग्रेटर इसराइल की तरफ एक बहुत ही ज्यादा बड़ा कदम बढ़ा दिया गया। हाँ बिल्कुल, ग्रेटर इसराइल या मैनेज मिडिल ईस्ट को जो मैनेज करने का जो प्रोग्राम था, जिसमें ओबामा को नाकामी हुई थी, वो प्रोग्राम अब जो है बाइडेन की इंतजामिया के दौर के अंदर ये काम उनका मुकम्मल हो गया। तो आप समझते हैं कि ट्रंप इसके ऊपर मजीद कारबंद रहेंगे? देखिए, ट्रम्प जरूर कारबंद रहेगी इसमें बता, लेकिन ट्रम्प का मैंने एक बताया कि ट्रम्प जो है ना, वो जंगो जदल वाले में नहीं जाते। ट्रम्प की कोशिश ये थी कि वो मामलात को करना चाहते थे अब्राहम अकॉर्ड के जरिए। और यहाँ आपका सवाल बड़ा अच्छा है, बता दूं कि अब ये जो इसराइल यहाँ पर तो आ गया है, इसकी इसराइल की मौजूदगी के वो ट्रम्प बिल्कुल चैलेंज नहीं करेगा, ये आप मुझसे लिखवा लें। आज मैं देख रहा था, कुछ लोगों ने कहा था कि ट्रम्प आएगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ट्रम्प इसको जहां तक इसराइल ने जितना हिस्से में कब्जा कर लेगा, इसराइल एक बफर अपना जोन बना के उस हिस्से को अपने साथ शामिल कर लेगा। ठीक है, जैसे इसके बाद फिर वो कुछ अरसे के बाद जाके वो लेबनान का कुछ हिस्सा लेगा, और उसके बाद फिर वो इजिप्ट का कुछ हिस्सा लेगा, और जो आपका जो रेड सी है, रेड सी के साथ भी एक छोटी सी पट्टी वो जरूर लेगा, और तुर्की का भी हिस्सा जाएगा। मैं आपको बता दूं, तुर्की ज्यादा बगले ना बजाए, तुर्की का भी हिस्सा जाएगा कुछ ना कुछ। और उसके बाद जो है सऊदी अरब तक ये मामला आएगा। और ट्रम्प जो है कुछ नहीं कहेंगे। ट्रम्प बाकी जो माइंदा है, जैसे यूएई हो गया, उर्दन हो गया, आगे पीछे जो दूसरे ममालिक हैं, उनको कहेगा कि जनाब आप इसराइल के साथ जो है, अब तो इसराइल बड़ी ताकत बन के आ गया है, अच्छा खासा हिस्सा भी ले लिया। वही बात आ गई ना कि आप कर तो कुछ सकते ही नहीं है, लड़ तो सकते ही नहीं है। ट्रम्प ने आगे सऊदी अरब को कह दिया था कि आप अपना दिफा नहीं, हम हट जाए तो आप दिफा नहीं कर सकते। हम्म। तो बुनियादी तौर पर क्या होगा, होगा ये कि ट्रम्प कह देगा भाई ठीक है, अब ये है कि बाकी मानदा जो ममालिक हैं, वो इसराइल के साथ जो है सिफारती ताल्लुकात कायम कर लें, और उसके लिए वही इब्राहिम अकॉर्ड, उसका कार्ड दोबारा शुरू होगा। ये तो बड़ी भयानक आप तस्वीर दिखा रहे हैं हमें। और ये आपने भी एक बात कही थी कि तुर्की ने एक बड़ा नेगेटिव किरदार अदा किया है। तो फैजल साहब, ये तमाम वाकयात ही ना होते मिडल ईस्ट के अंदर, इतना इसराइल का इन्फ्लुएंस ही ना होता अगर अरब ममालिक, जिस वक्त फलस्तीन पे अटैक किया गया था, अगर उस वक्त अरब ममालिक अपना किरदार अदा करते, तो शायद आज हम ये दिन ना देख रहे होते। उधर मैं समझता हूँ तबाही की इब्तिदा उधर रखी गई। बिल्कुल ऐसा ही है ना, मैंने तो आपसे कहा ना कि ओआईसी क्या कर रही है। ओआईसी ने आज तक क्या किया है? इराक तबाह हो गया, लीबिया तबाह हो गया। वहां पे भी आप देखेंगे, जब इराक तबाह हुआ है, लीबिया के साथ उस वक्त सऊदी अरब के खिलाफात थे। भाई, जब मुस्लिम दुनिया है, एक मुल्क अगर तबाह हो रहा है, तो आपको कम से कम कुछ ना कुछ तो आवाज उठानी चाहिए। वहां उन्होंने अपनी जाति दुश्मनियों की वजह से नहीं उठाया, यहाँ शिया सुन्नी की वजह से नहीं उठाया। तो वो तो शिया सुन्नी कार्ड सुन के उन्होंने मुसलमानों को तकसीम कर दिया। और अब तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब हकीकत के अंदर मुसलमानों की तबाही का अब दौर शुरू हो गया। मैंने आपको बात खुलकर बता दी है कि ये मामला अब यहाँ इसराइल का पहला स्टेप कामयाब हो गया। और ये बहुत बड़ी बुनियाद थी। जी। अगर ये बुनियाद ना, कि आप यकीन करें, तो फिर इसराइल को आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मुश्किलात होनी थी। लेकिन अफसोस कि जो सुन्नी ममालिक हैं, सुन्नी ममालिक के आपस के इख्तलाफात और शियाओं के साथ जो एक फरोई जो इन्होंने यहूद और नसारा ने जो दरार डाली है, जिसकी वजह से बड़ी मतलब चलती चली आ रही है। मैं तो बड़ा खुश था। वो चीन के लोग कहते थे, रशियन भी कहते थे कि हमने मुसलमानों के अंदर कम से कम इस बात की ग्रुपिंग खत्म कर दी। लेकिन अफसोस कि कुछ ममालिक जो है वो बीच में अभी भी दोहरी चाल चलते रहे, और कहीं ना कहीं वो अमेरिका की खुशनुदी के लिए उन्होंने मुस्लिम दुनिया की पीठ के अंदर मैं छुरा घोंपने के मुतरादिफ समझता हूँ। तो अब ये जो है मामला रुकेगा नहीं, और ये मामला जाएगा आगे। अब ईरान का भी नंबर आएगा, और उसके बाद चलते चलते ये नीचे की तरफ हमारी तरफ भी आएगा, और हमारे पर इसके बड़े असरात होंगे, आप ये देखिएगा, और बहुत जल्दी आपको यहाँ असरात नजर आएंगे। अच्छा फैसल साहब, प्रोग्राम के आखिर में थोड़ी सी बात पाकिस्तान के बारे में करेंगे। फैसल वाडा साहब तो इमरान खान का मैंडेट मानने की बातें कर रहे हैं। तो ये यकदम आप पाकिस्तान के अंदर क्या चीज़ देख रहे हैं? क्या सियासी कोई तब्दीली हो रही है? कोई बहुत बड़ी सियासी हिकमत अमली हो रही है? और जल्दबाजी क्यों की जा रही है? तो देखिए, असल में मुख्तसर मसला सा ये है अगर कि आप इसके ऊपर प्रोग्राम के आखिर में हमारे नाजरीन को बता दें। बाकी असल हम देखिए तो मसला ये जुम्मे वाले दिन इंशाल्लाह करेंगे तफसील से प्रोग्राम। असल में देखिए मसला ये है कि 20 को ट्रंप आ रहा है, और ट्रंप का इनको खतरा है कि ट्रंप ने कहा था कि अपने मामलात को दुरुस्त करें। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता रहा है कि अब ईरान का मसला होने वाला है, इसको आप जरा जहन में रखें। और ट्रंप जो है कहीं ना कहीं इमरान के हवाले से उसके उसके अंदर एक नरम गोशा है। तो इनको इनकी कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरीके से कुछ ऐसा मामला कर दिया जाए। अब इनको नजर तो आ रहा है कि इमरान को सजा देना या को फांसी वांसी देना, को बड़ा इक़दाम उठाना इनके लिए शायद अब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनकी प्लान तो यही था
लेकिन अब वो मामला फंस गया है, और जनरल फैज का मामला को भी इन्होंने थोड़ा सा इसीलिए डिले किया है। हो सकता है जनरल फैज को सजा दे दें, लेकिन जनरल फैज को भी इन्होंने इसलिए डिले किया है क्योंकि उड़ते उड़ते मेरे पास एक खबर आई थी कि अमेरिका ये भी कहता है कि जनरल फैज की और इमरान खान की सबसे बड़ी एक काविश थी, जिसकी वजह से ट्रंप को कामयाबी भी, ट्रंप निकलना चाहता था ना फौजी असल में, जी ट्रंप जी। चाहता था कि वहां से, वो तो ट्रंप के लिए फिर उन्होंने हालात ही ऐसा पैदा किए, उसके अंदर मावनत की, जनरल फैज ने की और इमरान खान ने की। तो अब कहीं ना कहीं, और वैसे भी आपको बता दूं कि इमरान के अलावा ट्रंप और किसी को जानता भी नहीं है। तो अब इनकी कोशिश ये है कि कोई नया सेटअप लेके आया जाए। जो टेबल पर इस वक्त बात रखी है वो ये रखी गई है कि कोई पीटीआई का जो है, पीटीआई को दोबारा जो है लाया जाए, और पीटीआई का मैंडेट इस तरह दिया जाए कि इमरान खान साहब के पास पीटीआई नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान के पास कौमी असेंबली की तो फिलहाल कोई सीट है ही नहीं। वो सारी छीन लिए, मौजूदा पोजीशन उनकी कौमी असेंबली में कुछ नहीं है। तो अब वो ये है कि पीटीआई को लेकर आएंगे, साथ में मौलाना फजलुर रहमान साहब भी होंगे, जो इस वक्त भाग दौड़ कर रहे हैं मदरसों के चक्कर के अंदर, जो कोशिश है उनकी, तो उनको खुश करने के लिए उनको भी तो फिलहाल वो तो हो सकता है कि एहतजाज की बात, बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो गवर्नमेंट के साथ हैं। नहीं नहीं, वो उनको जब मिल जाएगी ना, जब कोई ना कोई सीट वीट मिल जाएगी या उनको सदर वदर की ऑफर हो जाएगी, तो सारे एहतजाज उनके ठीक हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। और क्योंकि ये को देखिए, मैं बता दूं, ये कोई, ये भी अच्छा कोई पता भी नहीं है मौलाना फजल रहमान साहब का कि वो दिखाने के लिए कर रहे हो, इनका कुछ पता नहीं। आप देखें ना, 26वीं आइनवी तरमीम में फजल रहमान साहब का किरदार सारी दुनिया ने देख लिया है, सबने देख लिया। और किस तरीके से वो 26वीं आइनवी तरमीम से पहले इमरान खान के साथ खड़े हो रहे थे, वो अडियाला में मिलने जा रहे थे, और पता नहीं क्या क्या सारी बातें, लिहाजा वो बेकार है वो बातें करना। इनका सारा किरदार जो है इन सब जमातों का आपके सामने मौजूद है। तो मतलब फैसल वावड़ा जाकर, आप इस वक्त ये बात कहना चाह रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि हुकूमत चली जाएगी या कोई इलेक्शंस होंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये चाह रहे हैं कि जो मैंडेट है वो वापस दिया जाए, फॉर्म 45 47 के मामलात हल करके, और उसके बाद इसी तरह गवर्नमेंट आगे रन कर दी जाए। जी जी, इनकी कोशिश ये है कि इसी हाउस के अंदर इनकी छुट्टी उट्टी करके इसी हाउस को मौजूद रहने दिया जाए, और उसके बाद वो पीटीआई का भी को उनका मैंडेट वापस मिल जाए, और पीटीआई को नई शक्ल होगी। आई डोंट नो, जाहिर है फैसल बावड़ा तो खैर प्राइम मिनिस्टर बनने से रहे, वो इतने पावर वाले नहीं है, लेकिन बहरहाल उनको कहा गया है कि वो जाके इस मामले पे लोगों को राजी करें, पीटीआई, वरना अदरवाइज देखिए ना, फैसल बावड़ा की क्या हैसियत है, वो तो किनको, उनकी तो कोई जमात ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब वो अपने आप को उन्होंने फिर से कहना शुरू कर दिया कि मैं पीटीआई का हूँ। तो अब वो जाके एमक्यूएम से भी मिले हैं, एमक्यूएम वालों ने मतलब दूसरे दिन सबसे गोया वो बोल रहे हैं। आपका आपका कहने का मकसद ये है कि वो पीटीआई एक तरह से इसी सूरत में जाएगी, और माइनस इमरान। इमरान खान साहब जो है वो अपने केसों में मसरूफ किया कर दिए जाएंगे। जी हाँ, इमरान खान अपने केसों में मसरूफ कर जाएंगे, ये कौमी हुकूमत आ जाएगी फिलहाल, माइनस इमरान पीटीआई की भी हुकूमत होगी। फिर ये जाकर ना, पीटीआई की ये मौजूदा जो हुकूमत होगी, जो प्लान है अभी तक, और ये पीपल्स पार्टी वाले, ये फिर इमरान के साथ नेगोशिएशन करेंगे। अब उस नेगोशिएशन के दौरान क्या वो इमरान की सजा माफ कराते हैं या इनको मुल्क से बाहर भेजते हैं, जो कुछ भी करते हैं, मतलब अब वो नई गवर्नमेंट करेगी, इनके जरिए नहीं कराया जाएगा, क्योंकि ये जो मौजूदा सेटअप है ना, ये टोटल फेल हो चुका है। ये ना इमरान को सजा दिलाने में कामयाब हो सके, ना इमरान को रिहाई दिलाने के लिए कामयाब हो सके। ये असल में तो प्लान इस वक्त आपको टेबल पर है। आपको आने वाले वक्त में क्या वजीर आजम में भी तब्दीली नजर आ रही है, जब आप कह रहे हैं हुकूमत नाकाम हो चुकी जी है? हाँ, मुझे लगता है कि जी, हो सकता है कि शायद वजीर आजम की सीट भी तब्दील हो जाए, मुझे लगता है ऐसा। फैजल साहब बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने का, हमारे नाज़रीन को अपडेट करने का। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अपनी आरा से हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। अपने होस्ट रिजवान शाह को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।